This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूँ मेज़बान राजा कौसर सईदी। किसकी सूरत ध्यान पड़ी है, किसकी सूरत ध्यान पड़ी है, तन्हाई में जान पड़ी है। न सिर्फ ये शेर बल्कि इस जैसे अनगिनत अशार के खालिक, मारूफ शायर व दानिश्वर, इल्मी और अदबी शख्सियत, रोज़नामा बदलता ज़माना लाहौर के ब्यूरो चीफ़ जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। मैं उन्हें मक्स न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि सरवर भाई, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि ये जो मक्स न्यूज़ है हमारा, ये जो प्लेटफॉर्म है, आप क्या समझते हैं कि जनूबी पंजाब की जो महरूमी है उसको दूर करने में ये कोई कलीदी किरदार अदा कर रहा है? मैं समझता हूँ कि मक्स न्यूज़ का किरदार इस खित्ते में यहाँ की अदब को और यहाँ की सकाफ़त को और यहाँ के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, और वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि इस खित्ते में जो एक बहुत बड़ा गैप था मीडिया के हवाले से, उसको मक्स न्यूज़ ने बड़ी खूबसूरती के साथ ना सिर्फ पुर किया है बल्कि यहाँ के रहने वालों को और अपनी तख्लीक़ात को, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और इससे मैं समझता हूँ कि यहाँ का टैलेंट भी सामने आएगा और उनको अपने काम को आगे बढ़ता हुआ देखते भी खुद महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन। हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, इब्तिदाई तालीम के मराहिल कैसे तय हुए, तो इस बात को ज़रा आगे बढ़ाइएगा, फिर इंशाल्लाह अगले सवाल की तरफ। इब्तिदाई तालीम तो अपने इलाके का स्कूल था, वहीं से ही आगाज़ किया मैंने। प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद फिर कौन सी जगह थी? यूनुसाबाद हमारा इलाका था जहाँ पे और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल यूनुसाबाद, वहाँ से ही लाहौर से ही ताल्लुक़ है। और उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल वाल्टन से किया और बुनियादी तौर पे मेरी जो फ़िक्री तरबियत का बुनियादी जो ज़माना है वही मेरी 9th और 10th का जो, उसमें हमारे उस्ताद शबीर अहमद ख़ान साहब थे, हमारे हेड मास्टर थे। और वो जो एक ज़माना था जिसमें टैलेंट को तलाश करके लाया जाता था, तो मुख्तलिफ़ मुकाबलों में और दीगर जगहों पे कहीं ना कहीं उनकी मेरे ऊपर नज़र पड़ती रहती थी। और मेरी ख्वाहिश थी कि वाल्टन स्कूल का बहुत नाम था उस ज़माने में, पढ़ाई के एतबार से भी और करिकुलम एक्टिविटीज़ के एतबार से भी, लेकिन वहाँ की सख्ती भी बड़ी मशहूर थी, दाखिला भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। लेकिन मैं आज उनका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, कि मेरे मिडिल के एग्ज़ाम के बाद वो ख़ुद घर तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि मेरी ज़िंदगी का ये बहुत नायाब मौका है कि मैं ख़ुद किसी बच्चे को दाखिल करने के लिए घर आया हूँ। तो ये उनकी अज़मत थी कि इतने बड़े स्कूल के सरबराह होते हुए, जिस इदारे का बहुत बड़ा नाम था, और उन्होंने देखा कि ये बच्चा इसके अंदर टैलेंट है, तो उसको लेने के लिए वो ख़ुद चल के आए। तो ये मैं समझता हूँ मेरे लिए एज़ाज़ की बात भी है। और उस ज़माने में फिर मैंने उनसे बहुत तरबियत हासिल की, जो मिली नगमों में, तरानों में, और हमने फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक धूम मचा दी अल्लाह के फजल से। मैं आपकी बात को यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल में मैं बज़्म अदब का इंचार्ज भी रहा, और मलिक अकमल वैंस जो हैं ये मेरे ही शागिर्द रशीद हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। इनके अंदर भी टैलेंट था। तो फिर मेरी क्लास मशहूर थी कि भाई जो बज़्म अदब के बच्चे हैं वो राज साहब की क्लास में होंगे। ठीक। तो अकमल माशाल्लाह, अकमल ने भी नात खानी में और मिली नगमात में माशाल्लाह इसने भी बड़ी शोहरत हासिल की। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जो स्कूलों में बज़्म अदब
کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، اب آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا بڑا کلیدی کردار ہے کسی طالب علم کی زندگی میں اس کو مدارج طے کرانے کے لیے۔ طالب علم کی زندگی میں تو یقیناً بنیادی کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس سے معاشرے کے اندر ایک بڑی صحت مند فضا جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اور یہی وہ بچے ہیں جو پھر آگے کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اور پھر معاشرے میں کسی نہ کسی زندگی کے شعبے میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ ایک زمانہ جو ہے وہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے ان کی زندگی کا، کہ جس میں، اور یہ جو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ جب آپ ایک مقابلے کی فضا میں جاتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ جو ہمارے ایڈ ماسٹر صاحب تھے، وہ جس دن ہمارا مقابلے کی تاریخ ہوتی تھی، کوئی ایک ہفتے کا وقت ہوتا تھا کہ ایک ہفتہ رہ گیا، اس کے بعد وہ دوپہر کا کھانا اپنے گھر سے منگوا کے ہمیں اسکول میں کھلاتے تھے، اور اس کے بعد ہم لوگ سائیکل پہ جاتے تھے گھر، تو وہ چوری چھپے وہ کئی دفعہ چھاپے کے طور پہ دیکھتے تھے کہ راستے میں کوئی چیز کھانے کے لیے رکے تو نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی ان کی وہ جو ایک ایکٹیویٹیز تھی، تو میں سمجھتا ہوں بزم ادب اور وہ جو ایک صبح کی اسمبلی ہوا کرتی تھی، وہ بہت بنیادی چیز تھی جس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ہم کلیتاً بچوں کو جو ہے وہ نمبرز کی ایک مشین بنا کے رکھ دیا ہے، جس میں نہ ان کی ذہنی تربیت ہو رہی ہے، نہ ان کی فکری تربیت ہو رہی ہے، نہ ان کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہے۔ اسکول کا برڈن بھی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نمبرز اتنے لینے ہیں، اور اکیڈمیز کا بوجھ ان کے اوپر ہے، تو اس طرح سے ان کی جو فکری تربیت کا ایک ماحول تھا بزم ادب کی صورت میں اور اسمبلی کی صورت میں، وہ ختم کر دیا گیا، جس کو شروع کرنے کی میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے۔ جی سر بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعت خوانی کا آغاز پہلے ہوا اور شاعری بعد میں شروع ہوئی، تو یہ بات درست ہے؟ اچھا، تو نعت خوانی میں کن کن اساتذہ سے آپ نے فیض حاصل کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت کا جو بلکہ لوگ نعت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ نعت کا یہ مجھ پہ کرم ہے کہ یہ میرے ساتھ جڑی رہی ہے، واہ واہ واہ، اور ہر حوالہ جو نعت کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ خود بخود وہ مجھ تک پہنچا، سبحان اللہ، اور میں اس دائرے میں اور اس کرم کے حصار میں ہمیشہ سے رہا۔ واہ، جیسے میں نے ابھی اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کا ذکر کیا، شبیر احمد خان صاحب کا، اسی طرح قبلہ الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے ایک نعت میری ٹیلی ویژن پہ سنی، اور اس وقت بچوں کا ایک پروگرام لگتا تھا، تو انہوں نے بھی اپنے دو بندے جو ہیں وہ تلاش کے لیے بھیج دیے کہ بھئی اس بچے کو تلاش کرو کہاں پہ ہے۔ وہ تلاش کرتے ہوئے خیر اسکول پہنچے۔ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے وہ خود ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے، لیکن بچوں کی تعلیم کا کسی، اور پھر ان بچوں پہ خاص طور پہ خود توجہ دیتے تھے، ان کی پڑھائی کے اوپر، ان کی جو دیگر کوئی وقت کی کمی کی وجہ سے ان کا کچھ جو رہ جاتا تھا اس کو پورا کروانے کے لیے وہ خود، باہر سے میل جول جو ہے وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ تو مجھے لوگ ملنے کے لیے آئے تو ان کو بڑا انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ ہم خود جو ہے وہ بچے کو سکھا رہے ہیں اور پڑھا بھی لیں گے اور سکھا بھی لیں گے، تو آپ خبردار اسکول میں آئے آئندہ کے بعد۔ تو بہرحال وہ چلے گئے، اور پھر کہیں نہ کہیں قبلہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی خود یعنی طلب فرمایا، تو نعت خوانی کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی میری نسبت رہی۔ پھر اس دور کے پاکستان بننے کے بعد نعت کے جو سب سے بڑے حوالہ ہے نعت کا جناب اعظم چشتی صاحب کا، ان کے ساتھ بھی مجھے کچھ وقت گزارنے کا، بلکہ جتنے بھی ہمارے یہ بزرگ ہیں جن میں نذیر نظامی صاحب ہیں، اعظم چشتی صاحب ہیں، ثناء اللہ بٹ صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی بزرگ، ان سب سے کچھ نہ کچھ استفادہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ اور پھر کالج کے دور میں ہی جناب حفیظ طاہب رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری کے، نعت کے جتنے بھی حوالے تھے وہ خود بخود کسی نہ کسی طرح سے جڑتے چلے گئے، اور میرا سفر جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ واہ، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے۔ بے شک بے شک، ایسا الحمدللہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شاعری آپ نے ہم، نعت، مناقب اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اصناف سخن ہیں جیسے نظم ہے، غزل ہے، تو اس طرف سفر کیسے شروع ہوا؟
शायरी में अक्सर जब सवाल करते हैं तो आपने कैसे शुरू की, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आवाज़ अल्लाह की देन है, इसी तरह से शायरी का भी एक बिल्ट इन मीटर है जो इंसान के अंदर होता है। और वो किसी मेहनत से या किसी, अगर वो मीटर नहीं है तो आप मेहनत से उसमें दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह से आवाज़ भी अगर नहीं है तो आप उसको गुनगुनाना जो है वो आपके हिस्से में नहीं है। तो इसी तरह से शायरी पढ़ने का मुझे जुनून था। मतलब वो ज़माना के जब बहुत थोड़ी सी पॉकेट मनी हमें मिलती थी, तो उसमें से भी कभी कोई चलते फिरते शायरी की किताब देखनी और उसको ले लेना। और मतलब वो मेरी जो उस ज़माने में भी जगह थी किताबों की के रखने की, एक छोटा सा मेरा कमरा था, तो वो भर चुका था मेरी वो सारी किताबों से। तो वो शायरी पढ़ने का पहले तो शौक़ था, तो वो अल्लाह की तरफ से शायद वो चीज़ें ऑब्ज़र्व होनी थी और इस सफ़र की तरफ निकलना था, तो इसलिए वो होता चला गया। और दरमियान में फिर गज़ल भी होती रही, नज़म भी होती रही, लेकिन चूँकि नात के साथ मेरा ताल्लुक़ ज़्यादा था तो मेरा फोकस ज़्यादा उस तरफ रहा। लेकिन मैं जो है वो जदीद जितनी भी शायरी है वो पढ़ता भी हूँ और कहता भी हूँ, सारी असनाफ में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ। नाज़रीन, एक वक्फ़े का वक्त हो जाता है। इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद फिर जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी से गुफ्तगू से जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोलियां साइकिल की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1-3
5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराय की जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने? टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी एक हमारी जैसे शख्सियत के मालिक हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हैं कि जो उनसे इंशाल्लाह मैं अभी पूछूंगा। और उसमें पहली बात यह है कि उनका जो एक इदारा है नाथ फोरम इंटरनेशनल, तो मैं चाहूँगा कि सरवर भाई उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि नाथ फोरम इंटरनेशनल का आगाज़ कब हुआ और आजकल इस प्लेटफॉर्म से क्या कुछ हो रहा है। नाथ फोरम इंटरनेशनल, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि जब नाथ का करम परवर हिसार जो है वो उसकी जो मोहब्बतें हैं मुझ पर निछावर चारों तरफ से होना शुरू हुई, तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने महसूस किया कि मुझे अब किसी भी शोबे में आप जिसमें काम करते हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप उस शोबे के लिए भी कुछ करने के लिए आपको सोचना चाहिए। तो अल्लाह ने ये भी तौफीक मुझे दी कि मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें नात की अदबी जहतों पर हवालों से काम होना चाहिए। ये गालिबन 2007 या 8 में हमने इसकी बुनियाद रखी और इसका बुनियादी मकसद ये था कि जहाँ पे दीगर गज़ल के मुशायरे होते हैं, नज़म के मुशायरे होते हैं, वहाँ पे हम नात का जो मुशायरा है उसका आगाज़ करें। उसका हमने बाकायदा से आगाज़ किया। इसकी ब्रांचेज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में बनाई, मुल्क से बाहर भी मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसकी ब्रांचेज़ बनी। लोग बहुत सारे जो है वो, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि नाथ फोरम इंटरनेशनल ने सोशल मीडिया पे और अदबी हवालों से एक तहरीक पैदा की और सोशल मीडिया पे उसके बाद बेशुमार फोरम्स बने। उसकी अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तहरीक बनी और उस तहरीक को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने उस अंदाज से काम शुरू किया और फिर हमने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया कि चलें अगर आप काम करते हैं तो ज़रूर आपको आगे आना चाहिए, और वो काम होता भी रहा। फिर उसके बाद जब एक काम
उसी अंदाज से होना शुरू हो जाए तो फिर मेरा ये हमेशा से कोशिश रही कि कोई और काम किया जाए। तो नात के हवाले से फिर एक अदबी पर्चे की बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी, और हमारे यहाँ पंजाब से कोई ऐसा नुमाइंदा पर्चा नहीं था। और जनाब हफीज़ ताहिब रहमतुल्लाह अलैह की भी ख्वाहिश थी एक ज़माने में, लेकिन उनकी बीमारी और उनकी मसरूफियात के मामलात ऐसे थे कि वो ज़िक्र तो करते रहे और मुझे भी मोटिवेट करते रहे। ये सब उनकी दुआएं हैं, और इसलिए हमने पर्चे की पेशानी पे जो है वो आज भी उनका नाम जो है वो लिखा हुआ है, और उनकी सरपरस्ती आज भी हम महसूस करते हैं। तो उस पर्चे का भी आगाज़ किया, और उसमें हमने अदबी हवालों से नात पे काम करने वाले लोगों का ज़िक्र, बुज़ुर्गों का ज़िक्र, अरबी और फ़ारसी नात और दीगर ज़बानों में नात के ऊपर होने वाला काम, बहुत सारी चीज़ों को उस पर इकट्ठा किया है, बहुत सारे लोगों को साथ। उसमें मिदहत उस शुमारे का नाम है जो सहमाई है, और वो जारी सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उसका ताज़ा शुमारा जो वो भी आया है। तो उसके साथ साथ फिर एक कोशिश हम ये करते रहे कि हमारे यहाँ एक रवैया रहा है अदब से मुंसलिक लोगों का कि वो नात को अकीदत के दायरे में रख कर अदबी दायरे से दूर रखने की कोशिश करते रहे, और बस उसको अकीदत का नाम देकर उसको दीगर असनाफ़ सुखन की तरह उस तरह से परवान सरकारी तौर पे और सरकारी कॉन्फ्रेंसेस में उसको जगह नहीं दी जाती रही, जिसके लिए कोशिश करते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैंने महसूस किया, एक कॉन्फ्रेंस में कराची में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक सेशन नात को दिया गया मुख्तसर सा, तो कोशिशें बिस्यार के बाद। लेकिन उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि नात अपने मौजू के एतबार से और अपनी जिहाद के एतबार से और अपने तनव्वु के एतबार से ये शान रखती है कि उसके लिए कॉन्फ्रेंस अलग से की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें मदद फरमाई, और हमने तारीख़ में पहली दफ़ा कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस के इन्वान से 2019 महकमा औक़ाफ़ मज़हबी अमूर के ताउन से हमने वो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लाहौर में जिसमें मुल्क भर से लोग उसमें शामिल हुए। नात के मुख्तलिफ़ हवालों पर बात की गई, अदब से, लिटरेचर से, सहाफ़त से, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग थे, शुअरा इकराम। तो वो हमारा एक ऐसा इवेंट था कि जो एक तारीख़ी था, यादगार था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी। उसके बाद ये इस कोरोना के मर्ज़ की वजह से हम उसको अभी तक मुनक़िद नहीं कर सके। बहुत सारे लोगों की जो है वो कॉल्स और उनका तकाज़ा बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह जैसे हालात बेहतर होते हैं तो हम इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। वतन अजीज़ के अलावा वतन से बाहर ये जो आपका नात पर काम है, क्या इसको वहाँ भी किसी तरह आगे बढ़ाया गया और वहाँ लोग आपके साथ शरीक हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में, और जहाँ जहाँ भी नात के हवाले से लोग जानते हैं या मेरा जाना होता है, वहाँ पे सब लोग, हमने एक फ़िज़ा बनाई है नात की, अपने मिजाज के लोगों की, कि नात पढ़ने वाले का मिजाज कैसा होना चाहिए, उसकी शख्सियत कैसी होनी चाहिए, उसका इंतखाबी कलाम कैसा होना चाहिए, उसकी नशिस्त व बर्खास्त कैसी होनी चाहिए। तो उस हवाले से पूरा हमने वर्कआउट किया, और उसके लिए हमारे बेशुमार मुल्क से बाहर भी, मुल्क के अंदर भी आज भी उस पर काम हो रहा है, और ये रवां दवां है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने महसूस किया कि आपका जो नात पढ़ने का अंदाज़ है या आपका जो लिबास है उसमें एक सादगी है जी। लेकिन अमूमी तौर पर जो मुख्तलिफ महाफिल में नात खां हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं वो शायद उन हुदूदुल क़यूद से बाहर निकल गए हैं जिसे महसूस किया जा रहा है, और तनकीद का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इस्लाह की ज़रूरत है? इसकी बुनियादी वजह मैंने आपको ज़िक्र किया कि बचपन से लेकर घर के माहौल से, वालिद मोहतरम, वालिदा, उसके बाद स्कूल का ज़माना, उसके बाद क़िबला ताइब साहब, फिर दीगर बुज़ुर्गों के पास बैठना, खालिद अहमद साहब, दीगर जो हमारे जो बड़े शुअरा इकराम थे उनके पास बैठना, तो एक तरबियत के पूरे माहौल से गुज़रे हैं। अब जो कठिन मराहिल से, हाँ जी, कठिन मराहिल से, और अब जो आने वाले हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो तरबियत से दूर हैं, और यही वजह है कि उनके यहाँ
इंतखाब कलाम में भी, उनके अंदाज में भी, उनके लिबास में भी, उनकी गुफ्तगू में भी वो चीज़ें जो नात तकाजा करती है उसकी कमी है। आवाज़ तो है लेकिन जो नात के तकाजे हैं वो कहीं ना कहीं हर जगह पे उनको जो है वो उनको बढ़ाने की और उनको तक़वियत देने की ज़रूरत है। वो तरबियत के अमल से गुजरेंगे और जिन्होंने तरबियत ली हुई है उनके पास बैठेंगे, बड़ों के पास बैठेंगे तो तब उसमें निखार आएगा। अब तक आपकी कितने मजमूए या कितनी किताबें जो हैं शाया हो चुकी? मजमूए तैयार हैं लेकिन अभी शाया नहीं हो सके। मेरी अपने जो पीएचडी का मेरा थीसिस है उसकी वजह से अभी मैं उसमें स्टकअप हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन बहरहाल एक मजमूआ अल्हम्दुलिल्लाह हम्द का, नात का, मनाकिब का, गज़ल का, नज़्म का और मेरे मज़ामीन का, ये 5-6 किताबें बिल्कुल पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह जैसे ही थीसिस मुकम्मल होता है तो ये भी इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। वाह, ज़बरदस्त। हमारे नाज़रीन आपसे माशाल्लाह हम दो नातो मनाकिब तो सुनते रहते हैं, तो उनकी फितरी ख्वाहिश होगी कि आपसे कोई गज़ल भी सुनी जाए, तो गज़ल अता फरमाइए। मैं गज़ल सुनाने से पहले पिछले दिनों ये औरत मार्च था और उसमें हर साल जो कुछ अखलाक से गिरी हुई चीज़ें शामिल होना शुरू हो गई हैं, तो उसके हवाले से मैंने सोचा कि ये जो कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है मगरबी एजेंडा और वहाँ की एनजीज यहाँ पे हमारे मुआशरे की औरत की, यहाँ की बेटी की जो शक्ल दिखाना चाह रहे हैं वो असल है नहीं। तो हमारी यहाँ की बेटी जो है वो कैसे देखती है, कैसे सोचती है, तो उस हवाले से चंद अशार जो है वो मैंने कहे वो पेश करता हूँ। उसके बाद फिर मैं ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि परवरदाए ईमान है इस कौम की बेटी। ये तारुफ है यहाँ की बच्ची का, यहाँ की औरत का, यहाँ इस कौम की जो बेटी है उसका तारुफ है। परवरदाए ईमान है इस कौम की बेटी, इफ़्फ़त की निगहबान है इस कौम की बेटी। इफ़्फ़त की निगहबान है इस कौम की बेटी, दुश्मन की हर एक चाल पे अब उसकी नज़र है। दुश्मन की हर एक चाल पे अब उसकी नज़र है, यूं साहिब इरफान है इस कौम की बेटी। यूं साहिब इरफान है इस कौम की बेटी, खुद इसको भी मालूम कहाँ अपनी हकीकत। खुद इसको भी मालूम कहाँ अपनी हकीकत, जिस शान के शायान है इस कौम की बेटी। जिस शान के शायान है इस कौम की बेटी, निस्बत है इसे सैयदा ज़हरा की हया से। निस्बत है इसे सैयदा ज़हरा की हया से, अज़मत की वो बुरहान है इस कौम की बेटी। ये कौन है जो मुझको किए जाते हैं बदनाम। ये कौन है जो मुझको किए जाती हैं बदनाम, इस बात पे हैरान है इस कौम की बेटी। इस कौम की बेटी इस बात पे, ये कौन है जो मुझको किए जाती हैं बदनाम, इस बात पे हैरान है इस कौम की बेटी। और रिश्ता नहीं हरगिज किसी बेराह रवि से, रहमत का वो सामान है इस कौम की बेटी। रहमत का वो सामान है इस कौम की बेटी। और क्या इसका ताल्लुक हो किसी फितना गरी से, जब इसका ताल्लुक हो किसी फितना गरी से, जब पैरवे कुरान है इस कौम की बेटी। जब पैरवे कुरान है इस कौम की बेटी, परवरदाए ईमान है इस कौम की बेटी, इफ़्फ़त की निगहबान है इस कौम की बेटी। नाज़रीन, जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी ने जो कौम की बेटी के उन्वान से नज़्म पढ़ी, यकीनन मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा आईना है उन मादर परज़द ख़वातीन के लिए कि उन्हें गौर करना चाहिए कि उनकी इन हरकत से जो पूरी कौम की बेटियां हैं वो किस तरह बदनाम हो रही हैं। तो एक वक्फ़े का वक्त हुआ जाता है और वक्फ़े के बाद फिर दोबारा जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी से बात को जारी रखेंगे, बल्कि एक गज़ल जो है वो उनसे इंशाअल्लाह उनसे सुनते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फ़े के बाद। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम,
Left, right, मचे धूम. Come on, dance to boom boom. फन को भुला दो. Left, right, मचे धूम. Come on, dance to boom boom. मचा दे धूम. हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है. कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ. इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा. पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ. It's पास्ता अब बनाते ही जाओ. गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान. आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को. Gibbs पास्ता, Gibbs पास्ता. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए. जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए. अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो. जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए. जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए. जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे. गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए. किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें. और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो. इसी जज्बे से सरशार
हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी ने अभी जो नज़म पढ़ी तो मुझे आफ्ताब अदब हज़रत डॉक्टर आशिक करनाली रहमतुल्लाह अलैह का वो एक शेर याद आया कि दावे हुस्न करे कोई तो खामोश रहो। सरवर भाई, दावे हुस्न करे कोई तो खामोश रहो, सिर्फ आहिस्ता से आईना मुकाबिल रख दो। तो आपने उन्हें आईना दिखाया, एक कलमी जहाद किया, काबिल मुबारकबाद हैं आप। तो एक गज़ल की फरमाइश है तो वो पूरी कीजिए। चंद अशार गज़ल के अर्ज़ कर रहा हूँ कि दिल ना हो ऐसे बेताब समझा करो। वाह, दिल ना हो ऐसे बेताब समझा करो, कुछ तो महफिल के आदाब समझा करो। कुछ तो महफिल के आदाब समझा करो। ये तगो दो का है एक मुसलसल सफ़र। ये तगो दो का है एक मुसलसल सफ़र, जिंदगी की तबोताब समझा करो। जिंदगी की तबोताब समझा करो। उसने चुपके से आकर कहा कान में, उसने चुपके से आकर कहा कान में, मेरे चेहरे को महताब समझा करो। मेरे चेहरे को महताब समझा करो। और तलखियों को मिटाने का नुस्खा है ये। तलखियों को मिटाने का नुस्खा है ये, गम की रुत को भी शादाब समझा करो। गम की रुत को भी शादाब समझा करो। और दे रही हैं जो मेरी निगाहें तुम्हें, दे रही हैं जो मेरी निगाहें तुम्हें, ये मोहब्बत के अलकाब समझा करो। ये मोहब्बत के अलकाब समझा करो। और देखकर हमको यकजा बदल जाएगी, देखकर हमको यकजा बदल जाएगी, रंगते रूए अहबाब समझा करो। देखकर हमको यकजा बदल जाएगी, रंगते रूए अहबाब समझा करो। झोंपड़ी ही सही लेकिन अपनी तो है, झोंपड़ी ही सही लेकिन अपनी तो है, इस ज़मीं को भी कम ख्वाब समझा करो। झोंपड़ी ही सही लेकिन अपनी तो है, इस ज़मीं को भी कम ख्वाब समझा करो। इसलिए मैंने रखी है इन पर जबीं, इसलिए मैंने रखी है इन पर जबीं, तेरे अबरू है महराब समझा करो। तेरे अबरू हैं महराब समझा करो। हम गए तो ना फिर आएंगे लौट कर, हम जहाँ में है नायाब समझा करो। हम जहाँ में है नायाब समझा करो। उससे सरवर गिला यूं मुनासिब नहीं, कुछ मोहब्बत के आदाब समझा करो। ऐ जज्बे खुददारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। वाह। आपकी शख्सियत का एक पहलू कॉलम निगारी भी है जी। तो क्या आप समझते हैं कि कॉलम निगारी के जरिए मुआशरे के मसाइल और मसाइब और अवामी तौर पर जो लोग के लिए मामलात हैं उनको उजागर किया जा सकता है? देखें, बुनियादी बात यह है कि लिखने की, मेरे से बहुत सारे लोग जो है वो हैरत ज़दा भी होते हैं, सवाल भी करते हैं कि आप
نعت خوانی کرتے آپ نے شاعری شروع کر دی، پھر آپ نے جو ہے وہ ہوسٹنگ شروع کر دی، پھر آپ نے رسالہ نکال لیا، پھر آپ نے ادبی تقریبات کرنا شروع کر دی، پھر آپ نے کالم بھی لکھنا شروع کر دیا. تو یہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ میرا جو پہلا کالم تھا وہ میں فرسٹ ایئر میں تھا جب نوئے وقت میں چھپا تھا. تو مطالعے کا شوق، لکھنے کا شوق وہ ودیعت کیا گیا تھا قدرت کی طرف سے. تو اس وقت سے لکھ رہا ہوں. ڈائری لکھنا میرا شوق تھا، اور اس میں جو میں سفر کہیں کرتا تھا اس سفر کے احوال کو اب بھی بے شمار ڈائریاں جو ہیں وہ میرے پاس جو ہے وہ موجود ہیں. تو یہ زندگی کے جتنے بھی اس وقت مراحل جن سے جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ شاید یہ ابھی شروع کر دیے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل، بہت لمبا سفر ہے، اس کے پیچھے بہت لمبا مطالعہ ہے. اور مجھے یہ علم نہیں تھا کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ کالم نگاری بھی شروع کرنی پڑے گی، شاعری بھی ہوگی، اور دیگر جو حوالے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے. لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری تربیت ہے. اور کالم نگاری کے حوالے سے آپ نے کہا کہ معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے. اور فراز نے جیسے کہا تھا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہ ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور بدلتا زمانہ جو ہے اس میں ہمارے جو قارئین ہیں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم بھی لگتا ہے مر نہیں سکتے. فی زمانہ جو کتاب پڑھنے کا رجحان ہے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کم ہو رہا ہے یا رجحان بڑھ رہا ہے ای لائبریری آنے کے بعد؟ دیکھیں، اگر ہم نوجوان نسل کی بات کریں تو وہ تو مطالعے سے دور ہوتی جا رہی ہے. کتاب بینی کا جو رجحان ہے اور کتاب کے چھپنے کا، اور خاص طور پہ گورنمنٹ نے جو ٹیکسز لگا دیے ہیں کتاب کے اوپر، کاغذ کے اوپر، تو کتاب ایک عام جو مطالعے کا شوق رکھنے والا ہے اس کی بھی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. چھپوانا اس کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، اور اس کے بعد پڑھنا اور خریدنا اور اس کو لے کے آنا، یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل جو دنیا ہے اس نے آسانیاں تو بہت پیدا کر دی ہیں. لیکن وہ جو ایک مطالعے کا، کتاب کا لمس ہوتا تھا رات کو بیٹھ کے پڑھنے کا یا فارغ اوقات میں، وہ ٹیکنالوجی اس کو کسی بھی طرح سے پورا نہیں کر سکتی. تو جو شوقین ہیں، جو مطالعے کا شغف رکھتے ہیں، وہ آج بھی کتاب ہی پڑھنا جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں. بلکہ اس پروگرام کی وساطت سے میں چاہوں گا کہ ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے نوجوان نسل کو کتاب کے ساتھ جڑنے کا، جوڑنے کا جو ایک تحریک ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. کہ کتاب کے ساتھ جب تک آپ کا تعلق رہے گا، آپ معاشرے میں ایک اچھے انسان بن سکیں گے، معاشرے کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے بدل سکیں گے. کتاب معاشروں کو بدلتی ہے اور قوموں کو بدلتی ہے. جب ہم کتاب سے دور ہو جائیں گے تو ہماری حالت ویسی ہوگی جیسی آج کل نظر آ رہی ہے. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. مجھے یہاں ذکر کرنا ہے آپ کے اس گفتگو کے منظر میں پروفیسر اقبال عابد، میاں چنو سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایک بزم صرف اسی لیے بنائی ہے کہ کتاب کو جو ہے وہ معاشرے میں انٹروڈیوس کرایا جائے، اور جہاں کہیں تحائف ہم دے رہے ہیں مختلف چیزیں، اسی جگہ کتاب جو ہے وہ تحفے کے طور پر. جی ہاں، بلکہ پچھلے دنوں ایک خاتون کا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے نکاح میں مہر کے طور پر کتابیں جو ہیں وہ مانگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا میسیج ہے ہمارے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، کہ ہمیں اپنی ان مواقع کو کتاب کے ساتھ اگر سجا دیں تو پھر بہت اچھی بات ہے. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کو یا کسی بھی حکومت کو یہ جو صاحبان علم و دانش ہیں، ان کے معاملے میں کچھ مالی مدد کرنی چاہیے؟ دیکھیں، مالی مدد حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اپنے بہت سارے مالی مسائل ہیں، اور اگر ہم ان کو مانگ لیتے ہیں، جی ہاں، ان کو تو اس وقت تو ٹیکسز کی ایسی بھرمار ہے کہ آپ کو مانگنے کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا. اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں تو پہلے ٹیکس دیں، اس کے بعد سوچا جائے گا. تو ایسی صورتحال ہے. حکومت یقیناً بہت سارے اس وقت مسائل میں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری لائبریریز کا اور ہمارے جو کتاب پڑھنے کا جو رجحان ہے اس کو
आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत को ज़रूर कोई ना, क्योंकि हुकूमत ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा उनके पास वसाइल भी होते हैं, लोग भी होते हैं, और किताब बीनी के लिए उसको जो भी वसाइल ज़रूरी हों वो ज़रूर आगे बढ़ाने, तहरीक पैदा की जा सकती है और करनी चाहिए, इसकी बड़ी ज़रूरत है। मखसूस के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो मखसूस के नाज़रीन के लिए खुसूसी पैगाम? खुसूसी पैगाम तो आज हमने किताब पे बात की है जी, और उसी हवाले से मैं चाहूँगा कि अपने जो बड़े हैं वो ख़ुद पहले किताब के साथ अपना ताल्लुक़, आप बड़ों को भी आप देखें तो वो भी मोबाइल के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ अपने अपने शौक़ की जो है वो चीज़ें देखते हुए महसूस होते हैं। वो भी ज़माना बदल गया है, ज़ाहिर है हर दौर के कोई ना कोई अपने तकाज़े होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ख़ुद किताब के साथ ताल्लुक़ कायम रखें और अपने बच्चों को भी किताब के साथ जोड़ें। किताब के साथ जुड़ना बहुत अहमियत की बात है, और ख़ास तौर पे मैं पैगाम दूंगा, हमारे यहाँ जो एक रवैया बन गया है कि किताब लिखने वाला छपवाता भी खुद है और बांटता भी खुद है, तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। हमें किताब ख़रीदने की आदत बनानी चाहिए। हम जहाँ इतना पैसा खाने पीने में ख़र्च करते हैं, लगवियात में और दीगर अपने उमूर में ख़र्च करते हैं, वहाँ हमें किताब को ख़रीद कर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, और यही मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसकी ज़रूरत भी है और ये पैगाम भी है। बहुत ज़बरदस्त पैगाम है। नाज़रीन, जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए, सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और मुझे एक शेर पेश करने की इजाज़त दीजिए, फिर आपसे इजाज़त कि मालूम नहीं कौन सी बस्ती के मकी हैं, मालूम नहीं कौन सी बस्ती के मकी हैं, कुछ लोग मेरी सोच से बढ़कर भी हंसी हैं। सर भाई आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में किसी और साहिब इल्म दानिश के साथ आपकी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.